हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस लॉ के क्वेश्चन पेपर को, जो कि हमारे एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। इस सेशन में हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं उन एमसीक्यूज का जो कि 2017 में पूछा गया था। और याद रखिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये पैटर्न रहा है कि बिजनेस लॉ के अंदर वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करता है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा, जैसा मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ एग्रीमेंट, दैट इज एक्चुअल में एन होना चाहिए, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप सभी को पता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको कानूनी रूप से वैलिड माना जाता है दैट विल बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगला सवाल है, देखिए आपके एग्जाम में सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सेक्शन को आप जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा है। क्वेश्चन है, सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड प्रपोजल। कौन से सेक्शन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है? तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रपोजल वाज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए, थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कौन से सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, और यहां पे आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि 2J सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया है। तो याद रखिएगा, 2J सेक्शन में बताया गया है हमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट, पास्ट कंसिडरेशन इन इंडिया। देखिए कंसिडरेशन क्या होता है? देखो, कंसिडरेशन मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्या? तो सर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन यदि पास्ट है तो कंसिडरेशन पास्ट, इंडिया में जो कंसिडरेशन है वो पास्ट कंसिडरेशन वैलिड मानी जाती है, जबकि ब्रिटेन में इसको वैलिड नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, मिस्टेक एज टू नॉलेज ऑफ फॉरेन लॉ मीन्स, मिस्टेक एज टू नॉलेज ऑफ फॉरेन लॉ। यदि आपको, मतलब आपको कोई फॉरेन लॉ के बारे में आपको पता नहीं है तो ये कौन से मिस्टेक के कैटेगरी में आता है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब कि आपको किसी फैक्ट के बारे में नहीं पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, व्हेन द पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इट इज नोन एज। जब दो पार्टी आपस में एग्री हो जाती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रिसीशन। याद रखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिए, RESCISSION। ठीक है, आगे आइए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर, यू विल हैव टू राइट कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कोलैटरल एज वेल एज अनसर्टेन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कोलैटरल भी होता है और अनसर्टेन भी, दोनों ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय। देखिए, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको पूरा कर दिया, ठीक है, दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल, आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दीजिए और आपकी ऑब्लिगेशन खत्म। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आप दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप यदि मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली तरीके से क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो यहां पर आप आंसर लिखेंगे एनी ऑफ द अबव, क्योंकि सभी में से आंसर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके जितने भी आपको एक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930,
जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जितने भी एक्ट पढ़ेंगे उनको कौन सा एक्ट गवर्न करता है वो पढ़ना है। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सबको पता है कि इंडिया में जितनी भी खरीदारी होती है या सेल ऑफ गुड्स होता है दैट में बी गवर्न्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड, देखिए आपको पता है सर ये सेल्स ऑफ एक्ट से सवाल है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि हम फ्यूचर गुड्स को लेकर के करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। वो एग्रीमेंट हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। चलिए नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज वैलिडेटेड इन द केस ऑफ, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज वैलिडेटेड इन द वेरी वेरी फेमस केस ऑफ कॉक्स वर्सेस हिकमैन। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म एज पर पार्टनरशिप एक्ट इज, सबको पता है सर कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल होता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको करवाए या ना करवाए। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके लिए साफ तरीके से प्रावधान दिए गए हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन यदि कोई नहीं करवाता तो उसके कंसीक्वेंसेस उसे फेस करने पड़ सकते हैं। अगला है बहुत फेमस एक्ट, दैट इज एलएलपी एक्ट। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। थोड़ा इसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है वो क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती मतलब कि ऑल द पार्टनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। यानी कि फर्म यदि कोई काम करता है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो लाइबल माने जाएंगे, जिनके कारण इनकी लिमिट लाइबिलिटी जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसी को थोड़ा संशोधित करते हुए एक एक्ट पास किया गया एलएलपी एक्ट 2018 में, ठीक है ना, जिसमें कितने चैप्टर्स हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख के आएंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 14 चैप्टर्स है। तो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्टर्ड हो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके लिए कि एज अ लीगल एंटिटी एलएलपी कैन, लीगल एंटिटी होने के नाते एलएलपी क्या कर सकता है? क्योंकि अब ये एक लीगल एंटिटी है, इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, अभी आपको बताया, तो ये किसी पे भी केस कर सकता है, किसी के अगेंस्ट में केस कर सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति भी इसके ऊपर सू कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ व्हाट? अ कंपनी, पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट और एनजीओ। तो एलएलपी को कैटेगराइज किया गया है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। एडवांटेज ऑफ एलएलपी क्या है? एलएलपी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि सर ये मार्केट से मनी क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। दे मैनेज देयर बिजनेस इजिली, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। Now, the term holder in due course is explained within the section dash of the Negotiable Instrument Act 1881। तो जो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एक्सप्लेन्ड विद इन सेक्शन 9 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। हेलो गाइस, तो चलिए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होता है इसका काम होता है कंज्यूमर को क्या दिलाना? राइट एजुकेशन या कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करना, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाउ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम? तो आपको पता चलना चाहिए कि सर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है ना उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? ही शैल बी डिस्ट्रिक्ट जज। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। नाउ हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो 2 मार्क्स होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कि गलत है।
कौन सा इसमें से गलत है? तो सबसे पहला है एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो सर ये तो जो है क्या है, ये बिल्कुल सही है कि एग्रीमेंट का मतलब होता है हमको सामने से कोई ऑफर आया और हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो वो एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, डेफिनेटली जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि गलत कौन सा है इसमें? तो गलत है आपका डी, जो कि आपका सही आंसर है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट पढ़ी होगी कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो रहने चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है फ्री कंसेंट, ठीक है, तीसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, चौथा है लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए किसी भी एग्रीमेंट का सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट एक वैलिड या एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अगला क्वेश्चन है विच कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ। थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को वो लोग कंसिडरेशन नहीं मानते, जबकि इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाय अ लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू बी। ए ने एक लेटर लिखा बी को और उसको ऑफर किया कि वो उसे अपनी गाड़ी बेचना चाहता है 3 लाख रुपए में। बी जो है, ठीक है, wrote a letter stating that he was prepared to buy it for 4 lakhs। अब इसमें बी ने क्या किया? इसमें बी ने कहा कि ओके मैं वो आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं, कितने लाख में? 4 लाख में। इन दिस केस बीज लेटर इज, इस केस में बी का लेटर क्या है? तो इस केस में बी का लेटर क्रॉस ऑफर कहा जाएगा, क्योंकि हम जब एक पार्टी को अपना कोई ऑफर देते हैं और उधर से हमको कोई दूसरा ऑफर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेप्टेंस इज नॉट ट्रू। इनमें से एक्सेप्टेंस को लेके कौन सी बात ट्रू नहीं है? सबसे पहला आपके सामने है इट मस्ट बी सेंट, ये तो होना चाहिए सर। इट मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ये भी सही है। इट मे बी प्रिज्यूम्ड एंड द साइलेंस ऑफ ऑफरी, ये भी होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन हैविंग ऑथोरिटी ऑफ एक्सेप्ट। तो सर ये जो है ना, आप लोगों के पास चारों में से जो करेक्ट आंसर एकदम नियरेस्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है नंबर सी, क्योंकि यही जो है एक्सेप्टेंस के बारे में सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस या तो वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ऑथोरिटी है या जिसने, ठीक है, ऑथोरिटी दिया है। तो चलिए सर अगला सवाल है अमित एग्रीज टू सेल हिज फ्लैट वर्थ रुपीज 8 lakhs। अमित जो है एग्री होता है कि वो अपने फ्लैट को 8 लाख रुपए में बेच देगा टू सुमित फॉर 3 lakhs ओनली एज अमित कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाई कोरियन। दैट मीन्स कि यहाँ पर 8 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो 3 लाख में बेच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अमित का जो कंसेंट है वो अमित को डरा धमका करके लिया गया था। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज व्हाट? द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। क्यों वॉइडेबल? क्योंकि वो उसके ऊपर जो है उसको धमकी दे करके, उसको डरा धमका करके उससे उसका कंसेंट लिया गया था। तो जब ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, उस समय तो वो क्या था? वॉइड था, लेकिन बाद में सेकेंड पार्टी के कहने से वो वॉइडेबल हो गया। नेक्स्ट, contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. This is the most important definition given by Salmond. The contract which are based on principle of equity, justice and good conscience are, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Which of the following is not an exception to the rule no consideration no contract? यहाँ पर कौन सा, इनमें से 4 है, इनमें से कौन सा एक जो है एक्सेप्शन नहीं है? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये तो है सर। कंप्लीटेड गिफ्ट, ये भी है एक्सेप्शन। एजेंसी, दैट इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन। टू पे अ डेप्ट इज नॉट एन एक्सेप्शन।
An illiterate old woman made a gift of her entire property to her nephew who look after her state. एक अनपढ़ औरत अपने भतीजे को अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है वो क्या कर देती है, दे देती है. The gift can be set aside on the grounds of what? Undue influence. The bailment of dash as security for payment of a debt or performance of a promise is called what? It is called the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. ये बहुत फेमस है, बार बार आपके रिवीजन में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स फॉल्स ऑन डैश इन केस ऑफ सेल. द लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स फॉल्स ऑन किसके ऊपर? बायर्स के ऊपर. किसके ऊपर गिरता है साहब? बायर्स के. इन केस ऑफ सेल एंड डैश इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. और किसके ऊपर? सर सेलर के ऊपर. यदि सामान बिक गया है, कोई डैमेज होता है तो वो बायर बियर करेगा. अभी सिर्फ बिकने का एग्रीमेंट हुआ है और वो डैमेज हो जाता है तो उसको कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा. द डॉक्ट्राइन ऑफ कैबेट एम्पटर, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से सेक्शन में मेंशन है? तो द डॉक्ट्राइन ऑफ कैबेट एम्पटर इज गिवन इन सेक्शन व्हाट? इन सेक्शन 16 of the Sales of Goods Act 1930 and it implies, इसका मकसद क्या है सर? let the buyer be aware. Which of the following is right of unpaid seller of goods? इनमें से कौन सा राइट है अनपेड सेलर का? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, ऑल ऑफ दिस. तो सर इसको ऑल ऑफ दिस में आप टिक करके आएंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों राइट है अनपेड सेलर का. As per the Sales of Goods Act 1930, seller means a person who agrees to sell goods, only sell goods, sells or agrees to sell goods. तो आपको पता है कि as per the Sale of Goods Act 1930, any person who sells or agrees to sell is called seller. Features of a partnership business, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेड. तो सर मैंडेटरी कहाँ होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी भी तो नहीं होता कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में, और लिमिटेड लाइबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन ये भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा सर अभी तो आपने बताया कि LLP जो है उसमें होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो सर वो यहाँ पे LLP की बात की जा रही है, यहाँ पे LLP नहीं, यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप की बात की जा रही है. अगला सवाल है अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड विथ. A partnership form can be formed with. आप जानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट 2 होती है. द लाइबिलिटीज एंड डैश ऑफ एन एक्सपेल्ड पार्टनर आर द सेम एज दोज ऑफ अ डैश पार्टनर. तो द लाइबिलिटीज एंड व्हाट? द लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ एन एक्सपेल्ड पार्टनर जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे एक रिटायरिंग पार्टनर का होता है. Foreign nationals dash become a partner in LLP but minor dash be admitted to the benefit of LLP. तो याद रखिएगा फॉरेन नेशनल जो है वो LLP में पार्टनर बन सकते हैं लेकिन जो माइनर होता है वो नहीं बन सकता. Incorporation documents and subscriber statement for LLP is provided in which form? तो E form नंबर 2 में. फॉर एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है, अपने एप्लीकेशंस को रिजर्व करने के लिए 2 प्री रिक्वेस्टी कंडीशन क्या क्या है? आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो एक होना चाहिए DIN और एक होता है DSC. ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. द LLP इज रिक्वायर्ड टू फाइल विथ द LLP रजिस्ट्रार. LLP को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास क्या जमा करवाना पड़ता है? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न या ऑल ऑफ देम. तो याद रखिएगा ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है LLP को रजिस्टर करवाने के लिए जमा करना पड़ता है. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटेन, ओरल, A and B and none of the above. तो क्या होगा सर? तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी अ रिटेन डॉक्यूमेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है लिखा होना चाहिए. Which of the following is not a negotiable instrument? इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो आपको पता है, देखते ही आप समझ गए होंगे कि सर पोस्टल ऑर्डर और करेंसी नोट्स
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रीमाइजरी नोट्स, चेक्स एंड प्रीमाइजरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो है वो क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्योंकि हमने ऊपर में भी आपको बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 तरह के होते हैं। द डैश ऑफ प्रीमाइजरी नोट हैज बीन गिवन इन, तो देख लीजिए द डैश ऑफ प्रीमाइजरी नोट, तो आपको पता है कि यहाँ पे बात हो रही है डेफिनेशन की, तो आप एक समझेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए और ऑप्शन में नहीं है। तो आप इस सब्जेक्ट को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, द डैश ऑफ प्रीमाइजरी नोट, द डेफिनेशन ऑफ प्रीमाइजरी नोट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नाउ मेजर अमेंडमेंट इन द नेशनल Major amendment in the Negotiable Instrument Act 1881 took place in which year? तो याद रखिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को एक बार अमेंडमेंट किया गया था 2018 यानी कि 2018 में। कंप्लेनेंट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सवाल है। कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है तो आपको बता देते हैं, ठीक है, कि कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है। ही इज द कंज्यूमर, एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकता है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें से कौन सा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। होर्डिंग, यूज ऑफ ट्रेडमार्क, ये तो सही है। फिक्स प्राइस करना सेल का, सही है। डिस्क्रिप्शन बता के सेल करना, ये सही है। यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज होर्डिंग। The Section 7 of the Consumer Protection Act 2019 explains the dash of dash Consumer Protection Act। तो सेक्शन 7 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 7 है जो हमें बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल shall be the मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती हैं उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जो 2017 में पूछे गए थे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया, और जहां मुझे जरूरत लगा कि आपको वहां पे को रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वहां पे मैंने आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया। आशा करते हैं कि आपको ये जो सीरीज है वो अच्छी लगी होगी, ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आज आपको थोड़ी देर में 2018 का भी जो अपलोड किया जाएगा आंसर शीट विथ एक्सप्लेनेशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।